स्वागत है स्टूडेंट्स आपका हीट एंड मास ट्रांसफर की क्लास में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हीट एंड मास ट्रांसफर होता क्या है। इस सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या क्या चीज़ पढ़ना होगा और इस सब्जेक्ट जो हीट और मास दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है उसका क्या मतलब था। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है, कैसे टेक्स प्लेस होता है। मतलब कि हीट ट्रांसफर होने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, जिसमें कि हम पढ़े थे कि टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए। ठीक, ये पढ़े थे कि हीट जो नेचुरली है वो अपने आप से हॉट एंड से कोल्ड एंड के साइड में मूव होती है। मतलब अपने आप से जो हीट फ्लो होगा वो जो बॉडी है जिसका टेम्परेचर हाई है वहाँ से हीट फ्लो होता है उस बॉडी के साइड में जिसका टेम्परेचर क्या है, लो है। ठीक, लेकिन साथ में ये भी हम लोग पढ़े थे कि हीट को लो एंड से, मतलब ऐसी बॉडी से जहाँ पे टेम्परेचर कम है वहाँ से हाई एंड पे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे भी मूव किया जा सकता है, बट उसके लिए हमको अलग से कुछ इनपुट देना होता है। और ऐसा एग्जांपल आपको डेली लाइफ में जहाँ पे एसी चलता है, जो एसी सिस्टम होता है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इन सब चीज़ों में आपको जो हीट फ्लो होता है वो लो एंड से हाई एंड तक होता है। उसके बाद हम लोग आगे उसमें पढ़े थे पिछले वीडियो में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, कि जो हीट ट्रांसफ़र होता है, जो हीट का फ्लो होता है एक जगह से दूसरे जगह पे, वो किन किन मोड से होता है। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 मोड होता है, कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। ठीक, जिसमें से कंडक्शन वाला टॉपिक हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। कंडक्शन वाले में हम लोग पढ़े थे कि जो कंडक्शन होता है वो क्या होता है, दो बॉडी के बीच में होता है जब वो दो बॉडी क्या हो, आपस में फिजिकली कांटेक्ट हो। आपस में जब दो बॉडी टच होंगी, फिजिकली कांटेक्ट में आएंगी, तो वो क्या होगा, कंडक्शन होगा। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि कंडक्शन के लिए कि सीधे कांटेक्ट में होना चाहिए, उस मोड से वो हुआ हीट ट्रांसफर का कंडक्शन हुआ। ये हीट कंडक्शन के लिए एक लॉ था जिसका डिस्कवर 1822 में हुआ था, जो क्या था, Qx = -Ka dt/dx, जिसको हम क्या कहते थे, फरेयर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इक्वेशन। ये सब चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक, जहाँ पे कि Qx क्या होता था, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता था, उसकी यूनिट वॉट होती थी। K जो होता था वो क्या होता था, थर्मल कंडक्टिविटी होता था मटेरियल का। ठीक, उसकी यूनिट होती थी वॉट पर मीटर केल्विन। ये क्या होता था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये सब चीज़ें पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एक चीज़ इसमें देखिए, जो कंडक्शन इक्वेशन है Qx = -Ka dt/dx, इसमें जो K है वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी है। ठीक, अब ये जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है ये क्या होती है, जो मटेरियल बॉडी जिस चीज़ से मिल के बना होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, कोई भी मटेरियल, ठीक, कोई भी चीज़ है, कोई बॉडी है, वो किसी चीज़ों से, किसी मटेरियल से मिल के बना है, तो उस मटेरियल की वो क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। ठीक, जो कि ये बताती है कि उस मटेरियल की कितनी कैपेसिटी है हीट ट्रांसफर करने की। कोई मटेरियल मान लीजिए ऐसा है जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो कोई भी मटेरियल जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी K की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटी होगी हीट को ट्रांसफर करने की, या हीट को एक एंड से दूसरे एंड पे भेजने की। मतलब कि जो हीट ट्रांसफर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, थर्मल कंडक्टिविटी पे। अब इसी फॉर्मूले में देखिए, अगर आपको थर्मल कंडक्टिविटी मैथमेटिकली निकालना हो कि K क्या होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब किया जाएगा तो K = क्या हो जाएगा, Qx/A dt/dx। थर्मल कंडक्टिविटी K जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, Qx/A
dt/dx। ठीक, इसकी यूनिट वॉट पर मीटर केल्विन होती है। अब क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी हम लोग समझे कि जितनी ज़्यादा किसी मटेरियल की होगी उतनी ज़्यादा उस मटेरियल की कैपेसिटी होगी हीट को फ्लो कराने की या हीट ट्रांसफर होने के लिए। ठीक, इसके अलावा क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी किसी सॉलिड का ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन विद फ्लूइड। मतलब कि कोई सॉलिड है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी तुलनात्मक रूप से फ्लूइड से। फ्लूइड का मतलब है लिक्विड या गैस। ठीक, जैसे जैसे अब देखिए ये टेबल है। ठीक, इस टेबल में हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी शो किए हुए हैं अलग अलग मटेरियल का। ठीक है, जैसे देखिए लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है मटेरियल, उसके नीचे क्या है, कॉपर है, गोल्ड है, एल्युमिनियम है। ठीक, एयर है। राइट साइड के कॉलम में लिखा हुआ है आपका थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी वैल्यू दी हुई है। अब क्या है कि अभी तो हम लोग ये जाने कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, सॉलिड की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन विद लिक्विड और गैस। ठीक, लेकिन सॉलिड में बहुत सी चीज़ हो जाएंगे। कॉपर भी सॉलिड में आपको मिल जाएगा, गोल्ड भी सॉलिड में मिल जाएगा, एल्युमिनियम भी सॉलिड में मिल जाएगा। मीन्स बहुत से मेटल भी सॉलिड में मिलेंगे, बहुत से एलॉय भी मिलेंगे। तो ये अलग अलग मटेरियल पे उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। इसके अलावा क्या है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जैसे जैसे किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे उस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ती है, इंक्रीज होती है। ठीक, तो इस टेबल में जो टेबल है, इस टेबल में जो थर्मल कंडक्टिविटी शो की गई है वो अलग अलग मटेरियल की शो की गई है, बट सभी मटेरियल का जो टेम्परेचर लिया गया है वो 300 केल्विन लिया गया है। वो क्या लिया गया है, 300 केल्विन। मतलब कि मान लीजिए कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्युमिनियम हो गया। ठीक, ये सभी चीज़, सभी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी देखिए अलग अलग लिखी हुई है। एक जगह 399 है, 317 है, 237 है। ठीक, ऐसे है। बट ये सभी थर्मल कंडक्टिविटी एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ली गई है। वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर अपना क्या है, 300 केल्विन। ठीक, इसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहेंगे तो 300 केल्विन में से 273.15 माइनस कर देंगे तो वो आपका सेल्सियस में बदल जाएगा। या मोटी मोटा अगर आप 273 माइनस कीजिए तो बचेगा आपका 27 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो टेबल में आपको मटेरियल दिए गए हैं इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 27 डिग्री सेल्सियस पे ली गई है। ठीक, अब क्या है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये अलग अलग मटेरियल की अलग अलग हुई, टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगी, सॉलिड में ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन विद लिक्विड और गैस। अब देखिए एक चीज़ आती है कि आप पूछेंगे कि मतलब इतना डिटेल में थर्मल कंडक्टिविटी क्यों बताया जा रहा है। ये इसलिए बताया जा रहा है कि जब आप ये कॉन्सेप्ट जानेंगे तो ही आप इंडस्ट्री में या इसका एप्लीकेशन जहाँ पे होता है वहाँ पे समझ पाएंगे और उस बेसिस पे आप डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कौन सा मटेरियल यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए पावर प्लांट होता है जहाँ बिजली बनता है, आप सभी लोग NTPC का नाम सुने होंगे, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। वहाँ पे बिजली बनता है, वो कैसा पावर प्लांट है, अपना थर्मल पावर प्लांट है। ठीक, वहाँ पे बिजली बनाने के लिए क्या किया जाता है, पानी को लिया जाता है और कोल को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। पानी को एक कंटेनर में लेंगे। ठीक, वो कंटेनर जो होता है बॉयलर होता है, उसमें क्या किया जाता है, पानी को हीट किया जाता है। कोल को क्या यूज़ किया जाता है, एज अ फ्यूल। वहाँ पे फ्यूल क्या यूज़ हुआ, कोल, इसलिए उसका नाम पड़ा थर्मल। जहाँ पे भी कोल यूज़ होगा, ठीक, तो उस प्लांट में थर्मल नाम आएगा ही आएगा। अब कोल यूज़ हुआ, पानी है उसमें बॉयलर में हीट किया गया। ठीक, हीट हुआ, हीट होने के बाद पानी कन्वर्ट हो गया और अपना फेस बदल लिया और वो स्टीम में आ गया। स्टीम में आ गया, गैसियस फेज में आ गया।
अब क्या होता है, बॉयलर में वॉल्व लगे होते हैं, उससे खुल ओपन किया जाता है वॉल्व को और वो स्टीम जाता है। आगे क्या लगा होता है, स्टीम टरबाइन लगा होता है। स्टीम टरबाइन क्या होता है, जैसे अपना पंखा होता है समझ लीजिए वैसे ही होता है, बट उसकी साइज क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक। उसमें भी ब्लेड रोटर ये सब लगे होते हैं। तो वो जो स्टीम जाता है वो क्या करता है, स्टीम टरबाइन के ब्लेड को घुमाता है, ठीक। और उस घुमाने में आपका क्या होगा, टरबाइन जब घूमेगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, उसको आगे अल्टरनेटर से कनेक्ट किया गया रहता है, उससे आपका ट्रांसमिशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वहाँ से आपको बिजली मिल जाती है। इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं, मैं बस ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए बॉयलर है, ठीक। अब बॉयलर का जो वॉल है, मान लीजिए कोई कंटेनर है, समझ लीजिए ये बॉयलर है, ठीक। इसके अंदर क्या है, पानी है, ठीक। अब इस पानी को भाप बनाने के लिए आपको हीट देना पड़ेगा। जब आप हीट दिए तो ये पानी जो है स्टीम में कन्वर्ट हुआ, स्टीम निकला, टरबाइन को घुमाया, बिजली बनी, ठीक। लेकिन इस बॉयलर का कोई वॉल है ना, अब ये बॉयलर ऐसे चीज़ से बना हो कि इसका हीट जो है वो बहुत तेज़ी से लॉस होने लगे। कहने का मतलब क्या है कि अभी आप हीट किए, कोयला जलाए, कोल को जलाए और कुछ भाप बना, ज़्यादातर हीट क्या हो गया, लॉस हो गया उसके वॉल से, क्योंकि उसका वॉल ऐसा बना था, ऐसे मटेरियल से बना था कि हीट लॉस होने लगा। जब हीट लॉस होने लगा तो फिर से आपको पानी को भाप में बदलने के लिए वापस आपको कोयले को जलाना पड़ेगा, और इससे क्या होता है, जो टोटल कॉस्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, बिजली बनाने का, वो क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है कि बॉयलर का वॉल पे इंसुलेशन किया जाता है, उस पर इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है, ठीक। इंसुलेशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसे मटेरियल को लपेटा जाता है जिसका क्या होगा, थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा। जब थर्मल कंडक्टिविटी उस मटेरियल की कम होगी, उस मटेरियल को लपेटे हैं बॉयलर पे, तो उस बॉयलर से जो हीट रिजेक्ट होने वाला है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जितना भी हम स्टीम बनाए होंगे उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा स्टीम टरबाइन को घुमाने के लिए, ठीक है। ये केस हुआ कहाँ पे, बॉयलर पे। तो अब आप मान लीजिए थर्मल कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं जानेंगे, तो आप कहीं इंडस्ट्री में, प्लांट में काम करते हैं, बॉयलर पे आपकी ड्यूटी लगी है, ठीक, और डेली कोल चलाया जा रहा है, कंजप्शन उसका बढ़ रहा है, उस हिसाब से बिजली नहीं मिल रही है, तो पॉइंट आउट किया जाएगा ना, खोजा जाएगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, तब आपको पता चलेगा, अच्छा ये इंसुलेशन हुआ है, ये खराब हो गया है, हीट लॉस हो जाएगा, इस नाते हमारा कोल का कंजप्शन क्या हो गया, बढ़ गया है, ठीक। या हो सकता है कि भाई आप ऐसे मटेरियल से लगा है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम है, आपको बाजार में जो आपका सप्लायर है वो कोई ऐसा मटेरियल दिया जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, उससे भी कम है, जो पहले बॉयलर पे इंसुलेशन हुआ था, जो कंडक्टिविटी थी उससे भी कम है, और उसी दाम पे वो चीज़ आपको देने लगा, तो आप क्या करेंगे, उस चीज़ को ले लेंगे। और इसी दाम पे आपको मिल रहा है, उससे इंसुलेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो हीट लॉस आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो आपका जो बिजली का कॉस्ट है वो कम आएगा। ये हो गया ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, इंसुलेटिंग मटेरियल। हम लोग सोते हैं, ठंडक में ठंडा लगता है, ठीक है, अब कंबल से ओढ़ते हैं, ठीक। अब जो कंबल है, ब्लैंकेट है जिसको ओढ़ते हैं, जिससे आपको ठंडक नहीं लगता है, वो कंबल ब्लैंकेट भी जिस चीज़ से बना है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। जब कम होगी तभी वो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाएगी हीट लॉस होने से, या कम से कम हीट लॉस आपके बॉडी से होगा। जब कम से कम हीट लॉस आपके बॉडी से होगा तो आपको ठंडा नहीं लगेगा। हमें ठंडा क्यों लगता है, जब हमारी बॉडी की हीट जो है वो निकलने लगती है, हीट लॉस होने लगता है, रिजेक्ट होने लगता है, तभी हमको ठंडा महसूस होता है, ठीक। तो ये एग्जाम्पल हुआ जहाँ पे कंडक्टिविटी कम जो है मटेरियल उसकी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए आप जाते होंगे अपने HOD ऑफिस में, देखते होंगे कि आपके HOD सर बैठे हुए हैं, AC चल रहा है, ठीक। AC का काम क्या है, हीट को रिजेक्ट करना, लेकिन ये उल्टा होता है। कैसे होता है, अलग से इनपुट लगाया जाता है और हीट कैसे रिजेक्ट होता है, लो एंड से, ऐसे एंड से, ऐसी जगह से जहाँ का टेम्परेचर क्या है, कम है, और उस हीट को उठा के ले जाके फेंका जाता है
एटमॉस्फेयर में, जो ऑफिस है, जो केबिन है, जो रूम है, उसके बाहर, ठीक। तो हीट क्या होता है, लॉस होता है। तो जो रूम का या ऑफिस का हीट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो आपको ठंडा महसूस होगा। अब जब एसी लगा, किसी के यहाँ एसी लगा है, टाटा का लगा है, सैमसंग का लगा है, किसी का भी लगा, आप सभी लोग जानते होंगे होपफुली कि एसी में क्या होता है, रेफ्रिजरेंट यूज होता है। अब एसी के केस में जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है उसका काम क्या होता है, सिंपली यही काम होता है, हीट को उठाना लो एंड से और हाई एंड पे भेजना। अब आपको मान लीजिए एसी बनाना हो, एक नया मैन्युफैक्चर करना हो या फॉल्ट है उसको सही करना है, तो आप जानेंगे ना कि एसी में जो रेफ्रिजरेंट है वो किस टाइप का होना चाहिए। आपके हिसाब से एसी में जो रेफ्रिजरेंट है वो किस टाइप का होना चाहिए, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आपका जवाब होगा कि एसी में जो रेफ्रिजरेंट यूज होता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब थर्मल कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होगी तभी तो वो क्या करेगा कि उस ऑफिस से, उस रूम से, केबिन से हीट को उठाएगा और उतना ज़्यादा ही हीट को वो आउटसाइड में, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में ले जाके फेंक देगा, ठीक। अगर आप रेफ्रिजरेंट में ऐसा रेफ्रिजरेंट यूज़ कीजिए एसी में कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, कम है, जब थर्मल कंडक्टिविटी कम होगा तो वो क्या करेगा, वो हीट को ले जाके एक एंड से दूसरे एंड पे उतनी इफेक्टिवली नहीं लेके जाएगा। तो उस वक्त क्या होगा कि आपके रूम का ही जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। क्यों, क्योंकि वो एज इंसुलेशन काम करने लगेगा, ठीक। तो फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में, एसी में या एयर कंडीशनर में, इन दोनों ही चीज़ों में जो रेफ्रिजरेंट होता है चाहे किसी भी टाइप का हो, ठीक, उसकी बेसिक खूबी क्या होती है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा इसलिए होती है ताकि वो उतने ज़्यादा अमाउंट का हीट को ऑफिस से या रूम से बाहर निकाल देगा। जब बाहर निकाल देगा तो जिस चीज़ के लिए आपने एसी को लगाया वो उसका उद्देश्य जो है वो फुलफिल हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव जो है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए कंडक्शन हम लोग पढ़ लिए, अब क्या है अगला लॉ, कन्वेक्शन, ठीक। जो कंडक्शन था, कंडक्शन जो लॉ था वो दो या दो से ज़्यादा बॉडी जो भी हैं उनके बीच होगा, बट वो आपस में क्या होने चाहिए, बॉडी कांटेक्ट में होने चाहिए, फिजिकली कांटेक्ट होना चाहिए उनके बीच। अब क्या है, कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन क्या है, ये भी एक मोड है हीट ट्रांसफर होने का, ठीक। हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि 3 मोड होता है हीट ट्रांसफर होने का। तो कन्वेक्शन भी क्या है, आपका एक मोड है हीट ट्रांसफर होने का। इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है, ठीक, जिससे हीट ट्रांसफर होना है वो क्या होता है, सीधे कांटेक्ट में आता है किसी फ्लूइड से, सीधे कांटेक्ट में आता है किसी फ्लूइड से। फ्लूइड बोले तो लिक्विड या गैस, ठीक। जब उसके कांटेक्ट में वो आएगा, फ्लूइड के कांटेक्ट में आएगा बॉडी जो कि एक सॉलिड बॉडी है, तो क्या होगा, सॉलिड बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए ज़्यादा है और जो फ्लूइड है, लिक्विड है, गैस है, उसका टेम्परेचर कम है, दोनों के बीच क्या होगा, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, तो हीट का ट्रांसफर होगा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, ठीक। तो जैसा कि हम लोग पढ़े हैं कि कंडक्शन में दो बॉडी या दो से ज़्यादा बॉडी आपस में फिजिकल कांटेक्ट में आती है। तो कंडक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए, कंडक्शन से हीट ट्रांसफर होने के लिए आपको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक, बिना किसी मीडियम के हो जाएगा। बट कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए आपको मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी और वो मीडियम आपका फ्लूइड होगा। फ्लूइड बोले तो चाहे वो लिक्विड होगा चाहे वो गैस होगा। जैसे कंडक्शन के लिए लॉ था हमारा Qx - Ka dt/dx, ठीक। ऐसे ही कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर के लिए भी एक लॉ है, ठीक, जिसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं Q = HAS Ts - Tf। इस लॉ को कहते हैं हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस लॉ को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक। आपसे एग्जाम में
चाहे कन्वेक्शन का लॉ पूछे या न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पूछे, आपको यही चीज बताना है कि Q इक्वल टू क्या होता है, HAS डेल्टा T। ठीक, उसी डेल्टा T को लिखते हैं T सफिक्स S माइनस T सफिक्स F। ठीक है, कन्वेक्शन मोड से हीट ट्रांसफर करने के लिए आपको किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ेगी। वह मीडियम क्या हो जाएगा आपका, लिक्विड या गैस। अब देखिए Q इक्वल टू HAS TS माइनस TF, ये आता कैसे है, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये आता कैसे है। पहली बात ये कि इसका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग नाम क्यों पड़ा। हम सभी लोग जानते हैं भाई कि पहले से जो साइंटिस्ट और जो चीज जो खोजते थे, लॉ देते थे, उन्हीं के नाम पे वो लॉ पड़ जाता था, कोई चीज नया डिस्कवर करते थे। तो इस लॉ को किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था। जो कन्वेक्शन मोड से हीट ट्रांसफर है, इसका कॉन्सेप्ट न्यूटन ने बताया था, इसलिए इस लॉ को हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि जो हीट फ्लो रेट है किसी बॉडी से, जब वह बॉडी किसी फ्लूइड से सीधे कांटेक्ट में आती है, तो जो हीट फ्लो रेट है वो क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा हीट ट्रांसफर एरिया के, सरफेस एरिया के और डेल्टा टी के, जहां पे डेल्टा टी क्या है, TS माइनस TF। TS क्या है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। जैसे कि मान लीजिए हमारा क्या है, एक ये बॉडी है, ठीक, ये एक बॉडी है, इसका टेम्परेचर मान लीजिए क्या है, 90 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, अब यहाँ पे सामने जो हवा है, यहाँ पे मान लीजिए इस समय टेम्परेचर क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस है। बॉडी का टेम्परेचर सपोज कीजिए 90 है और आसपास जो हवा है उसका टेम्परेचर क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या होगा, ये सॉलिड बॉडी है, मीडियम क्या है अपना, गैस है। गैस मतलब गैस क्या है, हवा है। हवा में बहुत से गैसेस होते हैं, जैसे नाइट्रोजन होती है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, ऐसे तमाम गैसेस होते हैं। ठीक, अब ये जब कांटेक्ट में आया, मीडियम मिला उसको, तो हीट क्या होगा, अपने आप से हॉट एंड से कोल्ड एंड पे जाने लगेगा। ठीक, इसका 90 डिग्री सेल्सियस है, हवा में क्या है 45 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से इस बॉडी से हीट क्या होगा, लॉस होने लगेगा और ये बॉडी स्लोली स्लोली क्या होने लगेगी, कूल होने लगेगी। तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो ये कहता है कि जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड से सीधे कांटेक्ट में आती है और उन दोनों के बीच टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, तो उस बॉडी से जो हीट फ्लो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी एंड टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक, मीन्स Q इज प्रोपोर्शनल टू AS डेल्टा T। अब हम सभी जानते हैं कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। कंडक्शन इक्वेशन में भी जो कंडक्शन का लॉ था उसमें भी क्या हुआ था कि जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा था तो एक कांस्टेंट आया था, वहां पे वो कांस्टेंट क्या था, K था, थर्मल कंडक्टिविटी। ऐसे ही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम स्मॉल h से डिनोट करेंगे और जिसको कहेंगे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, जिसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर होती है। टेम्परेचर जो है वो हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ होगा फॉर्मूला डिराइव किया जाएगा या क्वेश्चन न्यूमेरिकल लगाया जाएगा तो सभी यूनिट कोशिश की जाती है कि SI यूनिट में लीजिए। तो जो टेम्परेचर है उसकी SI यूनिट क्या होती है, केल्विन। तो हम क्या करेंगे कि केल्विन में बदल देंगे, अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको दे देता है सेल्सियस में, या इस केस में नहीं भी बदलेंगे तो TS माइनस TF, केल्विन में से भी 300 में से मान लीजिए 250 घटाइए तो 50 बचेगा, सेल्सियस में से भी घटाएंगे दोनों तो भी आपको जो डिफरेंस आएगा वो इक्वल आएगा। ठीक, तो आप चाहिए तो क्वेश्चन लगाते समय सेल्सियस को सेल्सियस रहने दीजिए, बट कोशिश यही की जाती है कि क्वेश्चन लगाते समय सभी यूनिट को SI यूनिट में बदल लीजिए, उससे आपको
कन्वीनियंस होगा, आसानी होगी क्वेश्चन को लगाने के लिए। होपफुली मुझे लगता है कि आपको कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या है। अब क्या है, रेडिएशन। ठीक, 3 मोड था हीट ट्रांसफर होने का, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में एक लॉ आपको मिला था जिसका नाम था फरेग लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। ठीक, इसकी खोज हुई थी 1822 में, 1822 में। कन्वेक्शन में एक लॉ मिला था Q इक्वल टू HA डेल्टा T, जहाँ पे डेल्टा T को आप TS माइनस TF लिखे थे। TS क्या है, सरफेस टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और TF क्या है, फ्लूइड का टेम्परेचर। उस फ्लूइड में आपका लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। अब देखिए, जब कंडक्शन हो गया, कन्वेक्शन हो गया, कंडक्शन और कन्वेक्शन मोड के अलावा बाकी किसी भी ढंग से, किसी भी वे से हीट ट्रांसफर होगा, हीट का एक्सचेंज होगा, तो वो किस मोड के अंतर्गत आएगा, रेडिएशन मोड के। ठीक, अगर कंडक्शन नहीं हो रहा है, कन्वेक्शन नहीं हो रहा है, बट बॉडी के बीच में हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो वो किस मोड से होगा, रेडिएशन मोड से होगा। तो देखिए, यही पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि रेडिएशन इज अनदर फंडामेंटल मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक, ये फंडामेंटल मोड है। जैसे कंडक्शन है, कन्वेक्शन है, कंडक्शन कन्वेक्शन के अलावा जैसे भी हीट ट्रांसफर होगा वो किस में आ जाएगा, रेडिएशन में आ जाएगा। ठीक, अब कन्वेक्शन के लिए हम अभी कुछ समय पहले बताए थे कि बॉडी है, ठीक, वो कांटेक्ट में आएगी मीडियम के। वो मीडियम अपना क्या हो सकता है, फ्लूइड। फ्लूइड बोले तो लिक्विड या गैस। ऐसे ही रेडिएशन के लिए क्या होता है, आपको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जैसे कि कन्वेक्शन में पड़ती है। ठीक, हम सभी लोग ये भी सुनते होंगे कभी कभी कि कहीं पे ये प्लांट में रेडिएशन हो गया, ठीक, लीकेज हो गई, गैस का लीकेज हो गया। ठीक, तो रेडिएशन थोड़ा खतरनाक होता है, ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस होता है। अगर ऐसी किसी गैस का लीकेज हो जाए रेडिएशन मोड से, ठीक, जो कि क्या है, ह्यूमन बॉडी के लिए या एनिमल के लिए या एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम लोग जानते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक, वो प्लांट जहाँ पे बिजली बनती है, बट किससे बनती है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से। हम सभी जानते हैं कि 2 टाइप का रिएक्शन होता है, एक न्यूक्लियर फिजन होता है, एक क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, जो न्यूक्लियर फिजन होता है उससे क्या होता है, बिजली बनती है। ठीक, या आप सुने होंगे बहुत से देश कंट्री बम बनाए हैं, तो वो न्यूक्लियर फिजन से होता है, चेन रिएक्शन होता है। ठीक, वो अपने आप में ही बहुत खतरनाक है, उसको कंट्रोल करना कुछ हद तक किया जा सकता है, बट जो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है उसको कंट्रोल करना, अगर वो स्टार्ट हो गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। आप पूछेंगे कि सर न्यूक्लियर फ्यूजन होता कहाँ पे है, तो सन, हम सभी लोग सन देखते हैं, डेली देखते हैं, जिस दिन बादल लगेगा उस दिन नहीं दिखाई देंगे। सन से जो रेडिएशन होता है, एनर्जी आती है। ठीक, सन में जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, आपका न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। बाकी प्लांट में जो बिजली बनती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जैसे कि इंडिया में अपने मुंबई में है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक, वहाँ पे मैकेनिकल वालों की वैकेंसी भी निकलती है, जो मैकेनिकल से पास हुए रहते हैं, बीटेक एमटेक किए होते हैं, वो एज ए साइंटिस्ट लगते भी हैं, कंपटीशन से होता है। तो वहाँ पे जो बिजली बनती है वो ऐसे ही न्यूक्लियर रिएक्शन से बनती है, जिसमें कि फिजन का यूज होता है। ठीक, तो ये सब क्या है, रेडिएशन है। ठीक, अब आप पूछेंगे कि सर रेडिएशन किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। ठीक, तो रेडिएशन हमेशा होता है, हमेशा होता है मतलब कि समझिए इस चीज को, कोई भी बॉडी है, मान लीजिए एक बॉडी है, बॉटल है, बट है क्या, एक बॉडी है। इस बॉडी का क्या है, कुछ टेम्परेचर है। कोई भी ऐसी चीज जिसका कुछ टेम्परेचर है, ठीक, और उसके आसपास उससे कम अमाउंट
का टेम्परेचर है उससे कम टेम्परेचर है, ठीक। मान लीजिए बॉडी है, इसका 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और आसपास में क्या है उससे कम है, 50 है। तो उस बॉडी से कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, वो ट्रांसफर होगा, रिजेक्ट होगा। किस मोड से होगा? रेडिएशन मोड से होगा। रेडिएशन मोड से हीट ट्रांसफर होने के लिए, रेडिएशन मोड से हीट ट्रांसफर होने के लिए आपको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए जो रेडिएशन है, ठीक, कन्वेक्शन के लिए क्या कहते हैं, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग था। ऐसे रेडिएशन के लिए जो लॉ दिया गया था, जिससे रेडिएशन लॉ चलता है, गवर्न होता है, वो किसने दिया था? स्टीफन बोल्ट्जमैन ने दिया था। वो किसने दिया था? स्टीफन बोल्ट्जमैन ने दिया था। स्टीफन बोल्ट्जमैन ने क्या कहा था कि कोई बॉडी है, वो किसी सर्टेन टेम्परेचर पे है और उससे कुछ न कुछ अमाउंट हीट क्या हो गई है, लॉस हो गई है, रिजेक्ट हो गई है और उसको किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है। तो इस मोड से जो हीट ट्रांसफर होगा वो रेडिएशन मोड में आएगा, ठीक। तो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा, जिस रेट से हीट ट्रांसफर होगा, वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा A/T⁻⁴, जहाँ पे A क्या है आपका सरफेस एरिया है उस बॉडी का। मान लीजिए ये बॉडी है, इस बॉडी से रेडिएशन मोड से हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो इस मान लीजिए इस साइड पे, बैक साइड में क्या है, इंसुलेशन है, इस साइड से हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो सरफेस एरिया क्या होगा? जो जिस एरिया से हीट ट्रांसफर हुआ, पीछे वाले चीज को हम कंसिडर नहीं करेंगे, वहां पे इंसुलेशन हुआ मान लीजिए, ठीक। तो ये क्या हुआ आपका, जो रेडिएशन से हीट ट्रांसफर होगा वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा A/T⁴, जहाँ पे Ts क्या है आपका सरफेस टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो बॉडी है उसका सरफेस टेम्परेचर, ठीक। अब दो लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि प्रोपोर्शनल था, उसके बाद जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है। ऐसे ही इसमें भी जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे और उस सिग्मा को हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उस सिग्मा को हम कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू होती है 5.669 × 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर Kelvin⁴। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, तो सिग्मा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। न्यूमेरिकल लगाते समय आपको इतनी लंबी वैल्यू नहीं याद होती है, 5.669 नहीं याद होता है, तो 5.67 भी आप ले सकते हैं। 5.67 × 10⁻⁻8 वाट पर मीटर स्क्वायर Kelvin⁴ ये भी ले सकते हैं, ठीक। तब भी आपकी जो वैल्यू आएगी, जो आंसर आएगा वो सही आएगा। इसके अलावा क्या है, एक चीज और इसमें कंसीडर किया जाता है जिसको हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं और कहते हैं एमिसिविटी ऑफ द सरफेस, ठीक। ये चीज मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा जब डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो एमिसिविटी एक्चुअली में होती क्या है, जब मैं रेडिएशन यूनिट पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, बट आप जान लीजिए थोड़ा सा क्या होता है। मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक। अब ये बॉडी, जब आप बॉडी पढ़ेंगे तो बॉडी अलग अलग टाइप की होती है। हीट एंड मास ट्रांसफर HMT सब्जेक्ट में जो बॉडी होती है वो अलग अलग टाइप की होती है। जैसे कि ब्लैक बॉडी होती है, वाइट बॉडी होती है, ग्रे बॉडी होती है, ठीक। तो इस सभी बॉडी की जो होती है एमिसिविटी जो होती है वो अलग अलग होती है। वो क्या होती है? अलग अलग होती है। तो जब रेडिएशन मोड से उस बॉडी से हीट ट्रांसफर हुआ, उस केस में वो जो बॉडी है वो कौन सी बॉडी है? भाई ब्लैक बॉडी भी हो सकती है, ठीक, ग्रे बॉडी भी हो सकती है, वाइट बॉडी भी हो सकती है, ठीक। तो जिस टाइप की बॉडी होगी उसकी एमिसिविटी की वैल्यू होती है। वो एमिसिविटी की वैल्यू इसमें हमको पुट करना होगा, तब हमको एग्जैक्ट जो है वो हीट फ्लो मिलेगा रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर से।
इसके अलावा अगर एमिसिविटी में आपको कुछ समझना है, डेफिनेशन जाननी है, तो क्या होता है, एमिसिविटी ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एमिसिविटी ऑफ एनी बॉडी टू एमिसिविटी ऑफ ब्लैक बॉडी। ये क्या होता है आपका एमिसिविटी, ठीक है। एमिसिविटी जो होती है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। आपसे कोई प्रैक्टिकल वाइवा में या आप पास हो जाते हैं बीटेक, कहीं जाते हैं इंटरव्यू देने कहीं पे, तो आपसे कोई पूछेगा कि एमिसिविटी की क्या यूनिट है, तो आपको ये बताना होगा कि सर मैडम एमिसिविटी क्या होती है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी अलग अलग वैल्यू होती है, ब्लैक बॉडी के लिए अलग होती है, वाइट बॉडी के लिए अलग होती है, ग्रे बॉडी के लिए अलग होती है। बस आपको इतना बताना है, इससे क्या हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब इसमें देखिए एक चीज ये बताना है कि जितना चीजें हम 2 वीडियो में पढ़े हुए हैं, ठीक। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्या पूछा जा सकता है जब आपका एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी का। तो पहले आपसे छोटे मार्क्स में हीट ट्रांसफर पूछा जा सकता है कि हीट ट्रांसफर होता क्या है, ठीक। 2 मार्क्स में क्वेश्चन जो आते हैं उसमें ये पूछा जा सकता है कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि हीट ट्रांसफर होता क्या है। तो वीडियो में आप देखें, समझ में आया, वो चीज़ आपको लिखना होगा। बाकी नोट्स जो है वो मैं आपको वर्ड में प्रोवाइड किया हूँ, आगे भी करूँगा, देते रहूँगा नोट्स। नहीं, नोट्स की चिंता आप लोग ना कीजिएगा। अब क्या है, हीट ट्रांसफर के अलावा एक क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि हीट ट्रांसफर होने का कौन कौन सा मोड होता है, छोटे क्वेश्चन में, ठीक। कंडक्शन होता है, कन्वेक्शन होता है, रेडिएशन होता है। मान लीजिए 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया, 2 क्वेश्चन मिला के पूछ दिया। एक पूछ दिया कि भाई डिफाइन हीट ट्रांसफर या डिस्क्राइब हीट ट्रांसफर, और एक क्वेश्चन उसी में पूछ दिया कि राइट द मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। तो आपको हीट ट्रांसफर बताना होगा और कौन कौन से मोड से हीट ट्रांसफर होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये बताना होगा। ये छोटे क्वेश्चन के लिए हो गया, 2 मार्क्स के लिए। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा ये हो सकता है कि आपसे एग्जाम में पूछ दे कि आप एक्सप्लेन कीजिए कि कंडक्शन मोड से कैसे हीट ट्रांसफर होता है, जो कि मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया हूँ। तो कंडक्शन मोड से जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगा, क्या फ्रिक्शन होता है, कब खोजा गया था, कौन सा लॉ होता है, वो सब चीज़ें आपको बतानी पड़ेंगी। इसके अलावा आपसे थर्मल कंडक्टिविटी पूछ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक। ये बहुत कम चांस है कि आपसे एग्जाम में ये पूछे अलग अलग मटेरियल की क्या थर्मल कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि ये याद करना इतना आसान नहीं होता है। और अभी मैं स्लाइड में जो आपको टेबल दिखा रहा हूँ थर्मल कंडक्टिविटी का, ये केवल बस कुछ एग्जाम्पल है। इसका प्रोडक्ट जो टेबल है, ज़्यादा मटेरियल जो है वो मैं नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ हूँ, उससे आप देख सकते हैं नोट्स में कि कौन से मटेरियल के लिए कितनी थर्मल कंडक्टिविटी होती है, ठीक। तो आपसे पूछ सकता है कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक, या टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है थर्मल कंडक्टिविटी पे, ठीक। जैसे आपसे पूछ दिया कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ठीक, कि आप पे कि थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का, ये चीज़ आप बता सकते हैं, ये पूछा जा सकता है, ठीक। इसके अलावा क्वेश्चन में भी थर्मल कंडक्टिविटी का यूज आएगा, तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि ये मटेरियल है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है, के की वैल्यू दी होगी। तो जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो वो के की वैल्यू आपको यूज करनी होगी। उसके अलावा क्या है, आपसे कन्वेक्शन पूछ सकता है कि आप कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बताइए, ठीक, ये बताइए। या ये घुमा के पूछ सकता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या होता है, ये बताइए। तो दोनों चीज पूछेगा तो चीज आपको एक ही लिखनी है, दोनों का आंसर क्या होगा। कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में आप बताएंगे कि कोई बॉडी होती है, वो सीधे कांटेक्ट में आती है किसी
मीडियम से, वो मीडियम अपना फ्लूइड होता है, फ्लूइड बोले तो लिक्विड या गैस होता है, तो उससे जो हीट ट्रांसफर होता है उसको हम कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कहते हैं। जो कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से गिवन होता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि जो हीट फ्लो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए डेल्टा टी के, और जो प्रोपोर्शनलिटी साइन हम हटाएंगे अगले स्टेप में तो वहाँ पे स्मॉल एच आएगा जिसको हम कहेंगे कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ठीक है। अब इसके अलावा क्या पूछ सकता है, रेडिएशन पूछ सकता है भाई कि रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होता है ये बताइए। ठीक, इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या होता है ये बताइए। ठीक, या इन तीनों का साथ में पूछ सकता है, ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स में पूछ सकता है। ठीक, कि क्या होता है, आप तीनों मोड बताइए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तब आपको वो तीनों चीज बताना होगा। और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल पूछ सकता है, कंडक्शन पे, कन्वेक्शन पे, रेडिएशन पे। ये जो मैं टॉपिक पढ़ाया हूँ ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। होपफुली इतने ही टॉपिक से आपका एटलीस्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आने चाहिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। कोई डाउट होगी, कंफ्यूजन होगा तो वो मुझसे पूछिएगा। ओके, थैंक यू।